वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको क्लास 8 हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एक्सप्लेन कर रही थी। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर होगा। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा ये देखते हैं। हमने बैटल ऑफ प्लासी में देखा। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला किसकी वजह से हारते हैं? यस, मीर जाफर की वजह से हारते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर। इस तरह से काफी एरियाज को ब्रिटिशर्स अपने अंडर कर लेती हैं। आज का टॉपिक होगा कंपनी रूल एक्सपैंड। इस तरह से कई एरिया में कंपनी अपने रूल को एक्सपैंड करती है। ओके, देखते हैं। पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857। 1757 से 1857 तक हम पढ़ेंगे। 1857 इसलिए रखा गया क्योंकि 1857 में आपको पता ही होगा बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। तो इसे हम 100 इयर्स के गैप को ले, इस 100 इयर्स के गैप में ब्रिटिशर्स ने हमारा कितना शोषण किया, कितना हमें एक्सप्लॉइट किया, ये देखेंगे। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। धीरे धीरे करके जो कंपनी है अपनी नीतियां लाती है। नीतियां मीन्स पॉलिसी। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट अटैक करने के बजाय वो नई नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उस एरिया को एनेक्स कर पाए, मींस अपने कब्जे में कर पाए। कैसे देखते हैं। कंपनी रेयरली लॉन्च्ड एनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। बैटल ऑफ प्लासी चीटिंग करके जीता। बैटल ऑफ बक्सर उसी तरह कुछ रणनीति बना के जीता। मतलब ये टोटली अटैक करने पे बिलीव नहीं करते थे। ये सोचते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चालाक थे, वो सोचते थे हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसे खुद इंडियन जो रूलर्स अपने उस पे फंसते जाए, अपने पॉलिसी में फंसते जाए और उनका जो टेरिटरी है बिना लड़ाई झगड़े के हमारे अंडर आ जाए। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी used variety of political, economical and diplomatic methods in the process of annexation। अभी मैंने आपको बताया कई इकोनॉमिकल वेज में, कई पॉलिटिकल वेज में, हर तरीके से वो चाहते थे इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना, इंडियंस के काफी एरिया को एनेक्स करना। ये सारी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। ठीक है। स्पेशल मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। हर एरिया में ब्रिटिशर्स अपने अपने एक मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे। क्यों अपॉइंट करते थे? क्योंकि जो रूलर है, इंडियन रूलर है, वो बिना इन मिनिस्टर्स के कोई अपने डिसीजन ले नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कहीं ना कहीं जो रूलर है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गए थे? ब्रिटिशर्स के ऊपर। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर जो उस रूलर के किंगडम में उपस्थित है या उस समय प्रेजेंट है, वो अपने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए ये ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं। इससे दो बातें होती हैं। ब्रिटिशर्स को ये पता रहता है या पता रहता होगा कि आगे रूलर की नीति क्या होगी, और सेकंड पॉइंट ये कि ब्रिटिशर्स को अगर कभी ऐसा लगा, मींस अगर कभी इंडियन रूलर्स उन पर अटैक करने की कोशिश करे तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल बैठे हैं उन्हें तो पता चल जाएगा। तो ये सारी बहुत चालाक नीति थी, बहुत ही क्लेवर नीति थी। किनकी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है। मैं आपको इतने देर से कह रही हूँ कि उन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाई। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कौन कौन सी पॉलिसीज थी। आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के बारे में आपने सुना होगा, सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में सुना होगा। ये सारी पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की। ठीक है। Some policies were introduced such as subsidiary alliances and doctrine of lands। ये कुछ पॉलिसीज थी। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? आपको एक सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स को कह दिया था कि आप अपने अंडर कोई सोल्जर्स को नहीं रखेंगे। क्लियर है? बहुत इजी लैंग्वेज में ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स को कहा आप अपने अंडर कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो आर्मी कौन रखेगा? आर्मी रखेगी ब्रिटिश। समझ में है? कौन कहता है? ब्रिटिशर्स कहते हैं इंडियन रूलर अपने अंडर कोई आर्मी नहीं रखेगी। उनको जब भी मींस इंडियन रूलर्स को कभी भी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ती है तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे।
समझ रहे हैं उनके जो क्लेवरनेस की बातें। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इंडियन रूलर्स है अपने अंडर कोई भी आर्मी नहीं रख सकते, कभी भी इंडियन रूलर्स को आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे। क्लियर है? इससे भी दो बातें निकल के सामने आती हैं। ठीक है, जब इंडियन रूलर्स के पास कोई सोल्जर्स ही नहीं रहेंगे तो वो ब्रिटिशर्स पे अटैक कैसे करेंगे, ब्रिटिशर्स को मना कैसे करेंगे। तो ये एक बात होती है कि ब्रिटिशर्स चालाकी से अपने अंडर सारी आर्मी कलेक्ट कर लेती है। अब इंडियन रूलर्स का ये सोचना था कि कोई भी हमारे, अब आगे हम पढ़ेंगे जो मराठा किंगडम और मैसूर में भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट होता था। हर एरिया में ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंसेस लगा दिया। ठीक है, बात समझिए, हर एरिया में ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंसेस को लगा दिया और हर इंडियन रूलर को बोला कि आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए उपस्थित होंगे, आप किसी से भी वॉर करेंगे तो हम आपके लिए प्रेजेंट होंगे, आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम आपके लिए प्रेजेंट होंगे। तो अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जब अगर कर्नाटका में और मराठा में वॉर होता है तो अब आप समझने की कोशिश करिए, ब्रिटिशर्स तो दोनों हिस्से में बटेंगे, ब्रिटिशर्स को दोनों हिस्सों को सपोर्ट करना पड़ेगा, बट कभी कभार उनकी जो कूटनीति या पॉलिसी, मतलब अपनी चालाकी से वो किसी एक को ही मदद करते हैं। ये सारी किसकी बातें थी? सब्सिडरी अलायंसेस के ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंसेस को और डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। इंडियन रूलर्स को अलाउड नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखे अपने अंडर। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। इंडियन रूलर्स को कौन प्रोटेक्शन देता? यस, कंपनी प्रोटेक्शन देती। एंड रूलर हैड टू पे सब्सिडी फोर्सेस। अब जो आर्मी को वो पालेंगे, कौन पाल रहा है? ब्रिटिशर्स पाल रहे हैं। और टैक्स कौन देगा? यस, टैक्स इंडियन रूलर्स देंगे ब्रिटिशर्स को या कंपनी को कि आप हमारे लिए फोर्स को तैयार करें। देख रहे हैं ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, उनसे उनकी आर्मी फोर्सेस को भी छीन लिया गया और बोला गया कि आप हमें इन आर्मी को ट्रेन करने के लिए पैसे दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे ही कुछ होता है, इसी को ही सब्सिडरी अलायंसेस कहते हैं। ठीक है, सब्सिडरी अलायंसेस को इंट्रोड्यूस किसने किया? यस, रिचर्ड वेल्से वाज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है, आपके लिए पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पे इंडिया का एक मैप लगा रही हूं जिसमें आपको मैसूर एरिया दिखेगा और अदर साइड में मैं आपके लिए मैसूर का एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रही हूं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, तो आपने मैप देखा, आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि कर्नाटका, आज का कर्नाटका है, बट उससे पहले हम मैसूर कहते थे। तो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स। मैसूर बहुत ही पावरफुल किंगडम में आती थी क्योंकि उनके रूलर्स थे वो काफी पावरफुल थे। ठीक है, तो उनके रूलर्स कौन कौन थे? यस, हैदर अली, जिनका रूल था 1761 से 1782। इनके बाद टीपू सुल्तान बनते हैं, जो कि जिनका टाइम ऑफ रूल था 1782 टू 1799। ठीक है, मलबार पोस्ट where the company purchased pepper and cardamom। मलबार पोस्ट, ये आपको दिख रहा है, ये कुछ इंडिया का मैप है। जो उसका नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ कहीं कर्नाटका आता है। ठीक है, ये एरिया कर्नाटका और ये केरला। ठीक है, तो कर्नाटक, यहां से कोई भी, ये सी का रूट है। ठीक है, ये अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन और ये बे ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ट्रेड कैसे करते थे? सारे ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे, यहाँ से उनकी शिप आती थी, यहाँ पे उतरती थी, यहाँ पे जो गुड्स है वो अनलोड होते थे, लोड होते थे। ठीक है, तो मलबार कोस्ट पर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। मलबार कोस्ट से वो पेपर और कार्डमम खरीदते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था
जितनी भी बाहर की कंपनियां आई थी वो सारी एक ही चीज में ही ट्रेड करना पसंद करती थी, ठीक है, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो या ब्रिटिशर्स हो, सारे लोग एक ही चीजों में ट्रेड करना पसंद करते थे, ठीक है। अब टिप्पू सुल्तान डिसअलाउड लोकल्स टू ट्रेड विद ब्रिटिशर्स। कहां से ट्रेड करते थे? मलबार कोस्ट से। किसका एरिया था ये? टिप्पू सुल्तान का एरिया था। टिप्पू सुल्तान ने अपने एरिया के जो मर्चेंट्स हैं उन्हें क्लियरली एडवाइस कर दिया गया या उन्हें डिसअलाउ कर दिया गया कि आप उनके साथ, किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये कौन कहता है? टिप्पू सुल्तान कहते हैं, क्योंकि उस एरिया से काफी एक्सपोर्ट होते थे। क्या? सैंडलवुड, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, ये सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी। तो अब मर्चेंट से टिप्पू सुल्तान ने कह दिया कि आप ब्रिटिशर्स के साथ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके। तो अब इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ ट्रेड करने आए थे ना, अब उनको ट्रेड करने ही नहीं मिलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान एक टीम में थे, क्योंकि भाई उनका एरिया था ना, और उस ब्रिटिशर्स के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो टिप्पू सुल्तान है उनके रिलेशन फ्रेंच के साथ काफी अच्छे थे, वो काफी हेल्पफुल थे और फ्रेंच की काफी टेक्निक्स लेके अपनी आर्मी को उन्होंने ट्रेन भी किया था, ठीक है। तो टिप्पू सुल्तान हैड क्लोज रिलेशन विद फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। ब्रिटिशर्स वांटेड टू क्रश हिज पावर्स एंड हिज एरोगेंस। ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके साथ रिलेशन उनके अच्छे नहीं थे, किसके? टिप्पू सुल्तान के साथ अच्छे नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स चाहेंगे ना कि वो हमारे रास्ते का कांटा हट जाए, है ना। टिप्पू सुल्तान उन्हें ट्रेड भी करने नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स चाहते थे कि टिप्पू सुल्तान को हराए, और टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिशर्स कहते थे कि वो काफी एरोगेंट है, ठीक है। तो उनके एरोगेंस और उनके रूल को कहीं ना कहीं वो हराना चाहते थे, और अब डिक्लेयर होता है एंग्लो मैसूर वॉर। सो 4 वॉर्स होते हैं एंग्लो मैसूर वॉर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 वॉर क्यों होते होंगे, एक में ही कोई जीत हार का फैसला क्यों नहीं हुआ? देखिए, ब्रिटिशर्स, मैंने आपको पहले भी बोला कि ब्रिटिशर्स बहुत चालाक होते हैं। जैसे ही वो हारने वाले रहते, बैटल में हारने लगते, तो वो बोलते थे कि चलिए ट्रीटी साइन करते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, या आप इतने इतने अमाउंट दे दीजिए, छोड़िए अब हम आपके साथ कभी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे करते करते पहले बैटल में उन्होंने किया ऐसे, फिर धोखेबाजी से, फिर 1780 और 84 में भी किया। फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर वाज ऑन 1767 to 69। 2 years के रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट चले ब्रिटिशर्स और मैसूर में, मींस हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के समय में, के प्रेजेंट में। अब टिप्पू सुल्तान और हैदर अली काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर थे। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उनसे हार रहे थे, तो एक ट्रीटी साइन करा देते कि, और एक प्रॉमिस साइन करा दें, अब हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप पेनाल्टी के तौर पे हमें ये अमाउंट दे दीजिए। अब जो टिप्पू सुल्तान और हैदर अली है वो मान जाते हैं कि चलिए इन्हें पैसे दे देते हैं, अब वो हम पे अटैक नहीं करेंगे। अब सेकेंड बैटल कब होता है? 1780 और 84 में। उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब 1780 और 84 में सेकेंड बैटल होता है। अब इस बैटल में फ्रेंच उनकी हेल्प करते हैं, फ्रेंच भी उनकी हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था जो टिप्पू सुल्तान और हैदर अली के काफी अच्छी रिलेशंस थे फ्रेंच के साथ, ठीक है। इसी दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि 82 में हैदर अली की डेथ होती है, मींस आधा बैटल 1780 से 82 तक का बैटल हैदर अली भी साथ थे, और 82 के बाद जो 2 इयर्स थे उसमें सिर्फ टिप्पू सुल्तान अकेले ही लड़े विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। इसमें भी वो जीत जाते हैं। फिर ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं कि हम दोबारा नहीं अटैक करेंगे, आप हमें इतने इतने पैसे दे दीजिए। फिर मान जाते हैं टिप्पू सुल्तान। अब फिर ब्रिटिशर्स प्लान करते हैं कि हमको ना कोई और अच्छी, हमको 3-4 लोग और मिल जाते, तो 3-4 लोगों के जो 3-4 लोगों की आर्मी मिल जाती तो हम और अच्छे से उनसे लड़ेंगे और
उनसे जीत भी सकते हैं। तो अब कंबाइंड बैटल किसकी थी? मराठा की थी, निजाम्स की थी और ब्रिटिशर्स की तो थी ही। तो अब ये तीन लोग मिलके सिर्फ टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर पे अटैक करते हैं। और कब? 1790 से 92 तक अटैक करते हैं, या वॉर चलता है उस समय। और अब टीपू सुल्तान हार जाते हैं। टीपू सुल्तान हार जाते हैं तो आपके बुक में फिगर नंबर 8 में उनके दोनों बच्चों को हॉस्टेज बना दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उनसे एक ट्रीटी भी साइन कराई जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। मींस श्रीरंगपट्टनम का जो भी एरिया है वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर है। मींस टीपू सुल्तान के बच्चों को भी ले लिया गया, बंदी बनाया गया, और श्रीरंगपट्टनम को भी उनसे ले लिया गया। ठीक है। अब चौथा वॉर होता है, फोर्थ वॉर होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है इन हिज ओन कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये था एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसमें हेल्प कौन कर रहा था? मराठा। तो अगला इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, मराठा थे कौन, मराठा कहां पे रूल करते थे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मराठा से। मराठा थे कौन? मराठा का एरिया, मराठा जहां रूल करते थे वो एरिया कौन सा था? ये एक मैंने छोटा मोटा सा मैप बनाया है। प्लीज डोंट जज विद माई ड्रॉइंग, प्लीज, आई एम नॉट रियली गुड इन ड्रॉइंग, ठीक है, लेकिन तभी भी मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। ठीक है। तो मराठास का बेसिकली ये काफी पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। तो मराठास महाराष्ट्र से ले लीजिए। महाराष्ट्र को बेसिकली माना जाता था कि वो मराठा एम्परर, जैसे नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, कोल्हापुर हो गया, ये सारी जगहें मराठास कल्चर या मराठास वहां पे रूल करते थे। उसके अलावा तो महाराष्ट्र आता कहाँ है? कुछ इस रीजन में मराठास में भी डिविजन्स थे। कुछ थे सिंधिया जो कि ग्वालियर में जिनका एरिया था ग्वालियर, होलकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश, ये दोनों मध्य प्रदेश में प्रेजेंट के, तो ये दोनों मध्य प्रदेश, सिंधिया और होलकर मध्य प्रदेश में है। इंदौर में होलकर के नाम से, होलकर जो डायनेस्टी थी उसके नाम से एयरपोर्ट भी बना है, आप जाके नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। गायकवाड़ जो कि बड़ौदा में है, बड़ौदा का है गुजरात में, यस। भोसले नागपुर में। तो ये कुछ इंडिया के इस कुछ रीजन में किसका राज था? मराठास का राज था। तो विजन मराठास चाहते क्या थे? विजन ऑफ मराठा टू कैप्चर दिल्ली। अब आपको ये पता है, आपको ये बहुत अच्छे से ही पता होगा कि दिल्ली अब तक कैपिटल था और दिल्ली में जिसका रूल रहेगा वही पूरे देश को या पूरे टेरिटरी की पावर्स को एंजॉय करेगा। तो मराठास का भी बेसिकली थॉट ये था कि हम दिल्ली को कैप्चर करें। बट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपने देखी होगी ना वो मूवी अर्जुन कपूर की पानीपत, उसमें आपको क्लियरली बताया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था किससे था? मुगलों के साथ। किससे वॉर था उनका? मुगलों के साथ। वो हार जाते हैं। कौन हारते हैं? मराठास हार जाते हैं। किससे? यस, मुगल से हार जाते हैं। व्हेन? ऑन 1761। ठीक है, 1761 में मुगल्स का टाइम पीरियड था। अब मराठास हार जाते हैं किससे? यस, मुगल से। मराठास को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके हैं, ये सारी चीजें उनको पता चलती है। ठीक है। अब देखते हैं मराठास जो थे वो डिवाइडेड थे। किस किस एरिया में? मराठास वर डिवाइडेड इन मेनी स्टेट्स, काफी स्टेट्स में डिवाइडेड थे। सिंधिया, उनका राज था ग्वालियर में। होलकर का राज था इंदौर में। गायकवाड़ का था बड़ौदा में। और भोसले का था नागपुर एरिया में। ठीक है। इन सारे एरियाज को मराठा संभालती थी। बट इनके जो मेन थे, हेड थे, वो थे पेशवा। कौन थे? पेशवा बाजीराव,
याद आया कुछ? ये बाजीराव मूवी से आप कनेक्ट करिए, मूवीज को कनेक्ट करिए और हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज को जरूर देखा करिए, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो चीफ्स वेर टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी, चीफ्स वेर हेल्ड टुगेदर कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। इन सारे एरिया के जो चीफ है वो इनके अंडर आते थे, किनके? पेशवा के अंडर आते थे, ठीक है। पेशवा वहां का हेड होता था, ठीक है। और ये बैठते कहां थे? इसीलिए उन्हें प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा गया। पी फॉर पेशवा, पी फॉर प्रिंसिपल मिनिस्टर, पी फॉर पुणे। पेशवा कहां बैठते थे? पुणे में। और पुणे में कौन बैठता था? पेशवा। पेशवा कौन थे? प्रिंसिपल मिनिस्टर। ये सारे इंटर रिलेट करके क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं। महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस मराठा सोल्जर्स थे, ठीक है। मराठास वेर पावरफुल इन फ्रंट ऑफ कंपनी। मराठास भी काफी पावरफुल दिखाई पड़ते कंपनी के सामने, बट कहीं ना कहीं इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसके किसके बीच में? यस, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। तो इनके बीच में भी वॉर होता है। आइए जानते हैं इनके वॉर के बारे में। अब मराठास के साथ भी वॉर होती है, किसकी? ब्रिटिशर्स की। अब मराठास के साथ भी ब्रिटिशर्स की वॉर होती है। तो मराठास वर नॉट डिफीटेड इन द सिंगल वॉर। पहले ही आपको बता दिया कि मराठास एकाएक किसी भी वॉर में डिफीट नहीं हुए। ये तो उनकी सोच थी, किसकी? ब्रिटिशर्स की सोच थी कि इन्हें धीरे धीरे करके डिफीट करते हैं, एक साथ डिफीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब होता है कंपनी सबडक्ट मराठास इन द सीरीज ऑफ वॉर। वॉर की एक सीरीज रची जाती है, किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू, कंपनी के थ्रू, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एंग्लो से डिनोट किया गया है ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और मराठास से मराठास। और वैसे ही एंग्लो और मैसूर में एंग्लो से ब्रिटिशर्स और मैसूर से मैसूर का जो एरिया था, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर होता है 1775 से 1782 के बीच में, जहां पे कोई क्लियर विक्ट्री नहीं होती है, किसी की भी क्लियर विक्ट्री नहीं होती है। तभी भी ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन कराते हैं, ट्रीटी ऑफ सलबाई, और ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे आपके ऊपर कोई भी वॉर नहीं डिक्लेयर करेंगे, बट उनके वैसे ही प्रोमिसेस झूठे रहते हैं। सेकेंड वॉर होता है 1803 टू 1805 तक, जहां पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स टोटली क्लियरली जीत जाते हैं और दे गेन टेरिटरी ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली। ये तीनों टेरिटरी को वो गेन करते हैं। वहीं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने मराठास के जो पूरे पावर्स को है वो क्रश कर दिया, ठीक है। और जो पेशवा थे उन्हें मराठास के जो हेड थे, मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल मिनिस्टर पेशवा, उन्हें पुणे से हटाकर बिटूर जो कि कानपुर में है वहां भेज दिया गया पेंशन देकर। पेंशन उनको दिया जाता है जो काम नहीं कर पाते हैं, जैसे 60 प्लस के जो एज वाले पर्सन है वो पेंशनार्थी होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में होता है जो 60 एज से प्लस पर्सन होते हैं उनको पेंशन आती है। मीन्स उनके जो काम करने के, उन्होंने जो अब तक का काम किया है उसके बदले उनको पेंशन दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी पेशवा को पेंशन के तौर पे कुछ पैसे देने की बात कही और उन्हें बिटूर जो कि कानपुर में भेज दिया गया। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने मराठास को भी जीत लिया, कर्नाटका जो कि मैसूर है उस एरिया को जीत लिया। ये सारे बहुत ही पावरफुल किंग्स थे, बट ये एक होकर नहीं लड़ रहे थे, ये सिर्फ अलग अलग होके अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। मेरा ये सोचना है कि अगर ये सारे किंग्स एक साथ मिलकर खड़े रहते अपने कंट्री को बचाने के लिए, तो ये ब्रिटिशर्स हम पर कभी रूल नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर होगा। अब आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी
ये एक नई पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रिटिशर्स नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते थे ताकि उस कई सारी एरियाज को एनेक्स कर सके। ठीक है, तो उसमें से ये भी एक पॉलिसी थी। पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीम होना। मींस इन अ शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ये कहलाना चाहते थे कि हमारी जो बातें, हमारा जो डिसीजन होगा वही सुप्रीम होगा, हमारे ऊपर कोई भी इंडियन रूलर नहीं है। मींस हमसे सुपीरियर कोई नहीं होगा, कोई कुछ भी परमिशन लेना हो तो वो आप हमसे लेंगे, ये कहा गया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो ये है पैरामाउंटेसी। From early 19th century, company pursued an aggressive policy of territorial expansion. नया टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए एक पॉलिसी लेके आई जो कि पैरामाउंटेसी। जैसे कि बंगाल, मैसूर और मराठास ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर ही चुके, बट अभी भी काफी एरियाज बचे हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स who was governor general in 1813 to 1823 introduced this policy. अब आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने वॉरेन हेस्टिंग नहीं कहा, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ हेस्टिंग्स कहा। वॉरेन हेस्टिंग्स और हेस्टिंग्स दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, ये आप याद रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी इज सुप्रीम दैन एनी अदर इंडियन स्टेट। पैरामाउंटेसी का मतलब ये बोला गया, कंपनी कहती है किसी भी इंडियन स्टेट की अथॉरिटी हमसे सुप्रीम नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, दिस प्रोसेस वाज चैलेंज, लेकिन हर ब्रिटिशर्स की बात मानना क्या ये जरूरी है? नहीं, ब्रिटिशर्स की हर बात मानना जरूरी नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसका अपोज भी किया। रानी चिन्नम्मा टुक आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिडेंट मूवमेंट। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, ठीक है, कितनी बहादुरी से लड़ी, वैसे काफी लेडीज ब्रिटिशर्स में लड़ी, बट कहीं कहीं उनका नाम नहीं आता। वैसे ही रानी चिन्नम्मा भी एक बहुत ही पॉपुलर विमेन थी जो अपने एरिया को, मींस ब्रिटिशर्स की हर बात को मानने से बचना, है ना, उनके हर हाँ में हाँ मिलाना ये जरूरी नहीं था। तो रानी चिन्नम्मा टुक आर्म्स एंड लेड एंटी ब्रिटिश रेसिडेंट मूवमेंट। ये क्लियरली बोल देती है कि आपके कोई भी रूल हम नहीं मानेंगे। सो रानी चिन्नम्मा को ले जाके ब्रिटिशर्स प्रिजन में डाल देते हैं। कब? रानी चिन्नम्मा वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन ओनली। ठीक है, रानी चिन्नम्मा के मूवमेंट को आगे रायन्ना नाम के एक पर्सन ने आगे बढ़ाया जो सांगोली एरिया का पुअर चौकीदार था, और उसे भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स के आगे कोई भी अपनी बात रखने की कोशिश जब भी करता था, या तो उसे मार दिया जाता था या तो उसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। आपको यहां तक क्लियर है? एक सेकेंड स्टोरी भी है आपके लिए, जल्दी से हम उसे कंप्लीट करते हैं। उसी दौरान रशिया भी अपने एरिया को एक्सपैंड कर रही थी, रशिया भी अपने एरिया को एक्सपैंड कर रही थी। अब आपको मैं कुछ बताती हूँ, यहाँ कहीं रशिया है, ठीक है, और इंडिया यहाँ कहीं है। ठीक है, तो रशिया धीरे धीरे आ रही थी यहाँ। ठीक है, रशिया आ रही थी कुछ इस एरिया में एक्सपैंड करते हुए। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी यहाँ थी। ब्रिटिशर्स का ये डर था कि कहीं रशिया उन पर अटैक ना कर दे, तो वो चाहते थे इन सारे एरिया में तो ब्रिटिशर्स ने अपना एरिया कैप्चर कर लिया, बट जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, मींस रशियंस के आने की जगह उस एरिया को भी वो कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा था? यहाँ पे कहीं पंजाब था, इस एरिया में पंजाब था। तो वो चाहते थे कि पंजाब को भी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पंजाब को भी वो कहीं ना कहीं एनेक्स कर ले, बट महाराजा रंजीत सिंह वहां के रूलर थे। जब तक वो जिंदा थे, मींस जीवित थे, until when he was alive, ब्रिटिशर्स ये नहीं कर पाते, क्योंकि
जो राजा रंजीत सिंह थे वो काफी पावरफुल रूलर थे, ठीक है, वही बताया गया। ईस्ट इंडिया वॉज बरीड विद द रशियन एक्सपेंशन, ठीक है, रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया, एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट के एरिया से वो कहीं आ सकते थे। ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड टू सिक्योर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्ट पे भी अपना कंट्रोल चाहते थे। महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ पंजाब। अभी मैंने आपको बताया महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो काफी पावरफुल रूलर थे, कहाँ के, पंजाब के। आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दैट एरिया ऑल्सो। उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स पंजाब को भी कैप्चर कर लेते। तो अब कहीं ना कहीं काफी एरियाज को ब्रिटिशर्स अपने अंडर कैप्चर कर लेते। आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ सल्बाइड साइंड? कौन से ईयर में ट्रीटी ऑफ सल्बाइड साइन होती है? On first Anglo-Maratha War, which was on 1775 to 1782, Treaty of Salbai signed. ठीक है? Second question, who introduced policy of paramountcy? Policy of paramountcy किसने introduce किया? Lord Hastings, and his year was 1813 to 1823, introduced paramountcy. ठीक है? आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट इज सब्सिडरी अलायंसेस, एंड सेकंड, मेंशन द ईयर ऑफ वॉर फॉट मैसूर विद ब्रिटिशर्स। ये कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। आई होप दिस टॉपिक वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, प्लीज लेट मी नो। टिल देन, थैंक यू।